इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें क्या किया जाता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? A chemical reaction in which a single reactant, single substance breaks up to form two or more products. And there are three types of decomposition reactions: thermal decomposition reaction, photo decomposition reaction, and the third is electrolytic decomposition reaction. Electro means electricity, lysis, lysis का मतलब breakup होता है, और electrolysis का मतलब breaking up a chemical substance into positive and negative ions by passing electricity, electric current through it. तो अब देखो इसमें क्या होता है। तो अपनी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल बना लेता हूँ। लेकिन जितना मैं लिख रहा हूँ इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, और नहीं थोड़ा बस समझ लेना, और जितना बुक में दिया उतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिस इज अ मग। ये एक मग है, समझो पानी का, और इस मग में हमने नीचे दो होल्स किए। वी हैव मेड टू होल्स एट द बेस ऑफ अ मग। एक मग के नीचे दो होल्स का, ये प्लास्टिक मग है, एंड इस पहले होल में से हमने एक इलेक्ट्रोड पास किया। अब कोई कहेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी की रॉड, इलेक्ट्रिसिटी की रॉड। और ये रॉड कहाँ होती? तो आपने जो घड़ी वाला सेल होता है, एवरेडी, निप्पो, ड्यूरासेल, क्लॉक वाला घड़ी में सेल डालते हैं, वो सेल को कभी खोल के देखो, तोड़ के देखो, उसके अंदर में ब्लैक कलर की एक रॉड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। वैसी गोल सिलेंड्रिकल रॉड रहेगी, कार्बन से बनी हुई, ग्रेफाइट से बनी हुई, जिससे पेंसिल वगैरह जैसा बनाते लोग। तो उसके बाद देयर विल बी अनदर रॉड। अब ये होगी दो रॉड्स, और यहाँ पर हम थोड़ा सा वैसेलिन वगैरह लगा देंगे, ताकि इसमें जब हम पानी भरे मग में, तो ये होल्स में से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये दो रॉड्स लगा दिए हमने। अब दोनों रॉड्स के ऊपर क्या करेंगे? तो दोनों रॉड्स के ऊपर हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख देंगे। देयर विल बी टू टेस्ट ट्यूब्स, एंड वी विल प्लेस द टेस्ट ट्यूब्स इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, ऐसे उल्टे। ये रॉड के ऊपर पहना दिए टेस्ट ट्यूब, और ये वाला भी टेस्ट ट्यूब रॉड के ऊपर उल्टा पहना दिए, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स का साइज और हाइट एक जैसी होना चाहिए। बोथ द टेस्ट ट्यूब्स मस्ट बी आइडेंटिकल। सो दीज आर द टू टेस्ट ट्यूब्स, लिख देता हूँ, है ना। टेस्ट ट्यूब कैसा है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इज उल्टा। एंड ये ब्लू कलर का क्या है? प्लास्टिक मग। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये अपनी बुक में नहीं दिया है, तो आप मत बनाना, सिर्फ समझने के लिए याद रखें। और यहाँ हमने सील कर दिया, सीलिंग वैक्स। वैक्स लगाओ, वैसेलिन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्लू कलर का है, ये है रॉड, इलेक्ट्रिसिटी की रॉड। और अगर ये रॉड को मैं वायर से जोड़ देता हूं, और किसी बैटरी की 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी ले लिया मैंने, और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये रॉड को जोड़ दिया, पॉजिटिव से, तो क्या आपको पता है ये जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी, इसको एनोड बोलते हैं। द ग्रेफाइट रॉड, कार्बन रॉड which is connected to the positive terminal of the battery is called the anode. समझते हैं सबको? हाँ। एंड द रॉड, इलेक्ट्रिक, ये रॉड जो एवरेडी, निप्पो, ड्यूरासेल सेल, घड़ी के सेल में को खोल के निकाली हुई रॉड, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, उसको कहते हैं कैथोड। कैथोड। तो वी हैव एन एनोड एंड अ कैथोड। एनोड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये वर्ड्स आने वाले हैं फिर से, कहाँ? तो साइंस 1 के चैप्टर नंबर 8 में। और कैथोड आएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रिसिटी की रॉड, रॉड, ये ऐसा। एंड देयर इज सपोज अ स्विच। अब आप 9 पास है, तो मुझे लग रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम है, और ये स्विच है, और बीच में डॉट बना है, इसका मतलब चाबी फंसी हुई है, यानी स्विच ऑन है।
तो स्विच ऑन हो गया, लेकिन स्विच ऑन करने से पहले रुको, अभी ऑफ कर देता हूँ। और इसमें पानी भर दिया मैंने, मग में मैंने पानी भर दिया, वाटर। और चाहे तो यहां हम एक बल्ब लगा सकते, करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा, लेकिन हमने नहीं लगाया। अब प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो? पानी जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अगर वो प्योर शुद्ध निर्मल जल है तो। इफ इट इज प्योर डिस्टिल्ड वाटर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और उसके बाद एसिड भी जो है, अगर प्योर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्योर अगर है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पानी में से करंट फ्लो नहीं होता है, प्योर वाटर है ये, तो हम इसमें 1-2 बूंद 1 to 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देंगे इसमें। अब कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं, आइदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड के 2 बूंद डाल दो। तो अब ये जो पानी है, ये पानी क्या बन गया, एसिडिफाइड वाटर। कैसा पानी, एसिडिफाइड वाटर। लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में क्या वर्ड्स आए हैं, एसिड्यूलेटेड वाटर। एसिडिफाइड नहीं लिखे उन्होंने, एसिड्यूलेटेड लिखे, क्यों भी लिखे, मीनिंग तो वही है। एसिड्यूलेटेड वाटर यानी वो पानी जिसमें 1-2 बूंद एसिड की डाली गई। क्यों डाली गई, क्योंकि करंट फ्लो होना चाहिए। अब हमने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो आपको समझता है इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव वायर में से आएगा, कन्वेंशनल करंट ये रॉड में आएगा, और ये दोनों रॉड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द 2 रॉड्स, सो वाटर शुड नॉट, करंट शुड नॉट फ्लो बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस पॉजिटिव रॉड एंड नेगेटिव रॉड, उनके बीच में पानी है, लेकिन पानी में से करंट फ्लो होके जाएगा। पॉजिटिव करंट बैटरी के पॉजिटिव से आएगा कन्वेंशनल करंट, और रॉड में आएगा, और रॉड में से इलेक्ट्रिक करंट पानी में जाएगा, एसिडिफाइड वाटर में, और एसिडिफाइड वाटर में से होके करंट काय में जाएगा, नेगेटिव रॉड में जाएगा, और नेगेटिव रॉड में से होते हुए करंट फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पानी में से, एसिडिफाइड वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वाटर का ब्रेकअप हो जाएगा। इधर का दिखता है ना, हाँ, तो वाटर विल स्प्लिट अप, H2O, वाटर विल स्प्लिट अप आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम हीट करके वाटर का ब्रेकअप नहीं करा सकते। वाटर कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बाय हीटिंग इट। पानी को कितना भी गर्म कर लो, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट नहीं होता, टूटता नहीं है। कितना भी लाइट चमका दो पानी के ऊपर तो ऐसे वो अपने आप नहीं टूटेगा। गंज बर्तन में पानी रख के लाइट चमका दो, टॉर्च वॉर्च, तो पानी नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो होता है, समझ लो। हाँ, प्लांट्स कर लेते फोटोलिसिस, वो उनकी एक अलग कहानी है। तो H2O में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, और फिर वाटर का टूट कर होगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, अपवर्ड एरो दे देता, प्लस O2 गैस, अपवर्ड एरो दे दिया। हाइड्रोजन गैस H2 गैस एंड ऑक्सीजन O2 गैस। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? H2 है, H2 है, O इधर कुछ नहीं है, सबका मालिक एक, और इधर O कितने, 2। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? 2 लिखो यहाँ। अब O हो गया 2, लेकिन H, तो अब H2 के सामने, वेरी गुड, 2H2 यानी 4H, 4H, 2O, O2। समझ गया ना बैलेंस? तो इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाए एसिड्यूलेटेड वाटर में से, तो वाटर का डीकॉम्पोजिशन होता, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप टू गिव 2 प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब अगर आप लॉजिकल है तो क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर आके जमा होंगी, एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड? एनोड पर। क्यों? गैस लगा दिए, तुक्का इतने लोगों का सही बैठ गया। किसी के पास रीजन है क्यों? हाँ, संस्कृति। वेरी गुड, यस। ऑक्सीजन जो है ये टूटेगा तो डायरेक्ट O2 थोड़ी बन जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जब टूटेगा तो O डबल नेगेटिव बनेगा, आयन। और O डबल नेगेटिव क्यों बनता है? हाँ,
क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। लेकिन जब वो टूटेगा तो दो हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और दूसरा वाला H पॉजिटिव एक्वियस, और दूसरे वाले से एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो पॉजिटिव। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन जिसका चले जाता है वो कौन सा आयन बनाता, पॉजिटिव। और अकेला जो ऑक्सीजन है वो डबल नेगेटिव बन गया, मतलब उसे कितने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो क्या बन जाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेना। तो ये सब समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और भी ज्यादा अच्छी बात। तो ऑक्सीजन हमेशा कैसे आयन्स बनाना पसंद करता है, नेगेटिव आयन, और जो नेगेटिव आयन बनाता है वो किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, एनोड से। तो एनोड के पास ये जो है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, गैस हल्की होती है तो पानी भारी होता है, दोनों सही है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेंगी, ऊपर ऊपर जाएंगी और पानी को नीचे नीचे हटा लेंगी, और यहाँ पर जमा हो जाएंगी O2 गैस, ये ऐसी यहाँ पर O2 गैस जमा हो जाएंगी, ऑक्सीजन गैस। और इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, तो इस वाले में अब हाइड्रोजन कैसे आयन बनाता है, पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाया, तो पॉजिटिव आयन किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से, तो वो जाएगा किसके पास, कैथोड के पास। कैथोड के पास जाने से क्या मिलेगा उसको, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है मतलब वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और H पॉजिटिव है, और कैथोड को जाकर बोल रहा है, कैथोड भैया ऑक्सीजन ने मेरे इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गई, मुझे पॉजिटिव कर दी, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ली, खुद का ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टर्मिनल, तो प्लीज मुझे दे दीजिए ना इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है हाइड्रोजन रो मत, ये ले तो H पॉजिटिव है ना, पकड़ एक इलेक्ट्रॉन ले और H बन जा, वो H बन जाएगा, है ना। फिर दूसरा हाइड्रोजन और आएगा H पॉजिटिव, वो बोलेगा कैथोड भैया मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन छीन के भाग गए। तो ये बोलेगा जाने दो, तू भी मत रो, तू भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, वो भी H बन जाएगा। लेकिन ये जो H बन गए ये अभी भी बहुत रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसका एक ही ऑर्बिट है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको तो ड्यूप्लेट पूरा करना है, और ये भी हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो फिर क्या होगा, ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए दूसरा हाइड्रोजन इसके ऑर्बिट से ऑर्बिट मिला लेगा, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, तो ये दोनों मिला लेंगे और दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर करके ड्यूप्लेट हो जाएगा। लेकिन ये सब मैं ऐसा समझ के समझा रहा हूँ जैसा कि आप 9 पास हो करके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये ना समझ में आए, बट रिमेम्बर एग्जाम में ये चीज कभी नहीं पूछते कौन कितना पॉजिटिव था, कई को नेगेटिव हुआ, बैटरी के पास क्यों गया, और एनोड के पास ही क्यों गया, कैथोड के पास क्यों गया, ये इतनी पंचायत इतनी जो चीजें वो हमने हमारे महाराष्ट्र में नहीं पूछते, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले। तो H2O समझ गए, जिसका ब्रेकअप हुआ तो H2 और O2 अलग अलग हो गए। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमको अगर NaCl को भी तोड़ना है तो नमक में से भी करंट पास करेंगे हम, तो नमक भी टूट जाएगा। लेकिन कैसा नमक, सॉलिड वाला, गाय छाप नमक का पैकेट लाएंगे टाटा सॉल्ट को वायर डाल देंगे तो टूट जाएगा, नहीं, सॉलिड वाले में से करंट फ्लो नहीं होता। NaCl पानी में मिला लो या NaCl को मेल्ट करके पिघला कर लिक्विड बना लो तो उसमें से करंट पास हो सकता है। जिस भी चीज के, अच्छा जाने दो, ये समझ में आ गया ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेल बिगन इज हाफ डन। किसी ने कहा है, हालांकि 5 मिनट्स बचे हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मिटाता हूँ। तो सी, अब जो है दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे हम NaCl का भी ब्रेकअप कर सकते हैं। Na पॉजिटिव आयन अलग भाग जाएगा, Cl नेगेटिव आयन और दूर भाग जाएंगे। So what was the first type of chemical reaction that we studied? नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन की जब चैप्टर चालू हुआ तब पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की 3 टाइप की। अब थर्ड टाइप जो रिएक्शन की है
उसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो बहुत से लोग सिंगल का नाम नहीं लेते, उसको ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे उसका पूरा नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन लोग उसको प्यार से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Before we proceed to study displacement reaction, we must study reactivity series of metals. कौन सा मेटल, अच्छा मेटल्स की आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है या इलेक्ट्रॉन लेने की आदत होती है? कितने लोग कहते हैं मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं? कुछ लोग हमेशा सही रहते, मुझे मालूम है, वो दोनों में भी हाथ ऊपर नहीं करेंगे। How many of you think that metals accept electrons and form negative ions? कोई भी नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा, और कितने लोग सोचते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं? ठीक है, यानी आप में से 20 लोग हैं लगभग जो हाथ ऊपर किए हैं। ठीक है, ये 20 लोग सही है, और पहले जो लोग थे जिन्होंने कुछ भी हाथ ऊपर नहीं किए वो भी सही है। So metals have a tendency to donate electrons and metals form positive ions, cations. They are electropositive. And non-metals की आदत होती है जनरली कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। कहीं ये पढ़ाया तो नहीं था मैंने? Yes sir. पढ़ाया था? Yes sir. अच्छा, ठीक है। वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में साइंस 1 का सेकंड चैप्टर। अच्छा, तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा मेटल ज्यादा केमिकली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम? तो आप मुझे बताओ, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? सोडियम का कौन सी 281, मैग्नीशियम का कौन सी 282, एल्यूमिनियम का कौन सी 283। तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। सेकंड नंबर मैग्नीशियम। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसको 3 डोनेट करना है। 3 डोनेट करना मुश्किल काम है, कठिन है, और 2 डोनेट करना आसान है। 1 डोनेट करना तो दाएं हाथ का खेल है ना, तो जल्दी से हो जाता है। तो मोस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ये उससे भी कम रिएक्टिव। अच्छा ये बताओ, फास्फोरस जो कि 285 है, सल्फर जो कि 286 है, और क्लोरीन जो कि 287 है, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? क्यों? हाँ, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। जिसको जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा होता एक देके वो ज्यादा रिएक्टिव, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करना है वो कम रिएक्टिव, जिसको 3 इलेक्ट्रॉन देकर या 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करना है वो बहुत कम रिएक्टिव रहते हैं। और जिसके पास 4 है वो क्या करेंगे? 4 तो जनरली डोनेट एक्सेप्ट होते हैं, क्या करता है वो? शेयर करता है। मतलब आप लोग घर में पढ़ाई करते हो? तो सी, अब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी का एक सीरीज लिखेंगे। मेटल्स में ऐसा पाया गया कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। प्लीज स्टॉप लॉलिंग। डॉग कहां से आ गए? मैंने नहीं सुना। हाँ, प्लीज स्टॉप लॉलिंग कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। I too like calling her। नीचे का नहीं दिख रहा, मुझे लग ही रहा था। हम ये इधर लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे। ब्लैक पेन चलता है क्या? प्लीज स्टॉप लॉलिंग calling me a zebra। I too like calling her a ghost। ghost में H साइलेंट रहता, it's ghost। तो हाँ, गोल्ड में गोस्ट बोलते ना,
लड़की है ना वो, तो गोल्ड बोलते हैं पेंटेड। तो सी प्लीज यानी पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का नाम लिए पोटेशियम। सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव। सोडियम तो ठंडे पानी में डालो तो आपकी लपट निकलती है बिना माचिस लगाए, ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो। सोडियम वैक्स जैसा दिखता है, चाकू से भी कटता है। सोडियम का टुकड़ा पानी में ऐसा डाल दिया, फिर ठंडा पानी रहो चिल्ड फ्रीजर का या गर्म पानी आपने जैसे डाले तो फ्लेम ऑफ फायर, आपकी लपट निकलती है। क्यों निकलती है आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। पोटेशियम एस यानी सोडियम, एल यानी लिथियम। तो बहुत सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव मेटल सोडियम, उससे भी कम रिएक्टिव मेटल कैल्शियम, कैल्शियम, उससे भी कम रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम, उससे भी कम रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, उससे भी कम रिएक्टिव मेटल जिंक, उससे भी कम रिएक्टिव। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया तो नहीं है, देखो तो चैप्टर नंबर 8 में जाके दिख रहा है कहीं? हाँ चैप्टर नंबर 8 में कहीं देखो ऐसा ये दिया तो नहीं है कहीं। एक पेज है जिसका नाम है 97, जिसका नंबर 97 है, दिया है ना। मुझे कुछ थोड़ी आता, बुक में दिया है तो वही पढ़ा करूँ। लाइक यानी क्या है? लीड, कॉलिंग इज कॉपर, हर इज मर्क्यूरी। ये हर को मर्क्यूरी क्यों नाम दे दिए? कहीं ऐसा तो नहीं मर्क्यूरी का सिंपल Hg होता है, Hg। कहीं ऐसा तो नहीं मर्क्यूरी का पुराने जमाने में नाम हाइड्रा जायरम था, जैसे सोडियम का नाम नेट्रियम था, पोटेशियम का नाम कैलियम था, सिल्वर का नाम आर्जेंटम था, कॉपर का नाम क्यूब्रम था, आयरन का नाम फेरम था। उसी तरह मर्क्यूरी का नाम हाइड्रा जायरम था। इसलिए H से बताने हर यानी Hg, और A यानी क्या? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का नाम क्या था? आर्जेंटम, आर्जेंटम याद रहता अच्छा, नहीं तो और भी अच्छा। गोल्ड यानी गोल्ड, हाँ ऑरम नाम था लेकिन हमने उसका गोल्ड लिखे। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यानी पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस सीरीज, सोडियम लेस रिएक्टिव, लिथियम उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम और कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम और कम, एल्यूमिनियम और कम, जिंक उससे भी कम रिएक्टिव। ऐसे रिएक्टिविटी कम 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 हो रही है। अब मैं 2 रिएक्शंस लिखूंगा फिर छुट्टी कर देंगे। हाँ वो 2 रिएक्शंस क्या है? तो सी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है CuSO4। क्या आप में से कोई इसका नाम बता सकते हैं मुझे CuSO4 का? वेरी गुड, कॉपर सल्फेट। H2SO4 के अलावा, H2SO4 के अलावा जिसके फॉर्मूला में भी SO4 दिखा हम उसको सल्फेट बोल देते हैं, कॉपर सल्फेट। Cu इज कॉपर, SO4 इज सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन हमने क्या कर दिया? आयरन से कर दिए। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। वल्लभ भाई पटेल वाज कॉल्ड आयरन मैन बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। आयरन में लो पुरुष। तो सी हाँ 2 रिएक्शंस के बाद छुट्टी हो रही है क्योंकि आप लोग तो पेरेंट्स आ गए होंगे। Fe plus CuSO4 in this chemical reaction, see CuSO4 is blue in color. What is the color of CuSO4? Blue. And its name is copper sulfate. It is a salt. मैंने आपको बताया था 8 में जो भी नाम खत्म होता है या आइड में जो नाम खत्म होता है वो इन जनरल सॉल्ट होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है और ये पानी में मिला रहेगा एक्वियस सॉल्यूशन। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया ये, कॉमन सॉल्ट नहीं है NaCl बट डिफरेंट सॉल्ट है। अब Fe plus CuSO4 आयरन रिएक्ट हो रहा है। ध्यान से समझना इसमें क्या होता है। कॉपर जो है और आयरन, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बताओ? वो रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? आयरन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता? अपना डेरिंग बताकर कम रिएक्टिव मेटल को हकाल देता वहां से, हाँ, और उसकी जगह खुद फिटर बॉस बन जाता और वो बन जाता है FeSO4।
और सीयू को बोलते हैं बाय सीयू टाटा, ऐसा। This reaction is called displacement reaction. Why? Because the more reactive iron has displaced copper from the solution, from the salt solution. नहीं समझे? जो ज्यादा रिएक्टिव हीरो है उसने हीरो और हीरोइन की जोड़ी थी। मैं जनरली क्या करता है, SO4 कितने नेगेटिव रहता है आपको मालूम है? डबल नेगेटिव, और Cu इज ऑलवेज डबल पॉजिटिव, ऑलवेज है ना डबल पॉजिटिव, Fe इज डबल पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव हीरो है, डबल पॉजिटिव वीक हीरो है, SO4 डबल नेगेटिव हीरोइन है, ये ज्यादा पावरफुल हीरो है। तो ये ज्यादा पावरफुल हीरो क्या करता है, वीक हीरो को धक्का मार के हकाल देता है और फिर बन जाता है सीयू का हकाल देता है। ऐसी एक और रिएक्शन देखो, हाँ लास्ट रिएक्शन, टुडेज लास्ट रिएक्शन। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? FeSO4, आयरन सल्फेट, उसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं हम। और ये कौन से कलर का होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो ब्लू सॉल्यूशन लाइट ग्रीन हो जाता, कलर चेंज होगा मतलब केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने की 4 निशानियां होती। अब ये देखो, कॉपर का रिएक्शन FeSO4 से किया हमने। चलो जल्दी बताओ क्या बनेगा, छुट्टी का टाइम हो गया। Cu reacts with FeSO4, CuSO4 plus Fe। वेरी गुड, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, because Cu is less reactive and Fe is more reactive. Less reactive metal cannot displace more reactive metal from its जोड़ी, from its salt solution। ये जोड़ी मजबूत है ना, ये वीक था हीरो, ये वीक हीरो था और ये स्ट्रॉन्ग हीरो है। तो स्ट्रॉन्ग हीरो वीक को धक्का मार के हकाल सकता है, लेकिन वीक हीरो स्ट्रॉन्ग को धक्का मार के नहीं हकाल सकता। समझ गए? तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी, ये वाली केमिकल रिएक्शन नीचे वाली होगी। बात समझ में आई? ऐसी बहुत सारी दूसरी रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट, जल्दी घर चले जाओ आप लोग।